तो बच्चों, आज आपके लिए बहुत सारे सामान आपको दिख रहे होंगे, और जैसा कि आज का टॉपिक है, पीछे मैंने लगा कर भी रखा है, इलेक्ट्रिकल वेरी यूजफुल एसेसरीज़। समझ रहे हैं? यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आप कह सकते हैं आपके घर पर जो सामान लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित, वो सारे लगभग सामान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सामानों के बारे में आपको बताएंगे और सबके बारे में डिटेल से भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग आइए, शांति से खड़े हो जाइए। इधर से देखिए, सबसे पहला मैं आपको यहाँ से चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की चीज़ आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, समझ पा रहे हैं? अपने घरों पर लगा हुआ इसको देखे होंगे। इसका नाम क्या है? सबको पता होगा कि इसका नाम जो होता है क्या है? MCB। नाम क्या है इसका? MCB। MCB का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब नाम और फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, इसका काम क्या होता है? आप बता पाएंगे काम क्या होता है? बताइए आप, जो इधर से कोई। शॉर्ट सर्किट की वजह से। देखो, MCB का दो काम होता है, याद रखेंगे। दो काम होता है इसका। एक तो यह शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? सुरक्षा। और दूसरा, जब ओवरलोड आता है तो उससे भी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। समझ पा रहे हैं? यानी दो कामों में क्या करता है? हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, एक शॉर्ट सर्किट से और दूसरा ओवरलोड से। MCB बेसिकली इसका क्या है? ये ट्रिप पॉइंट है जो कि क्या होता है? ऑन और ऑफ की पोजीशन में बना होता है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट किसे हम लोग कहते हैं? जब शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोड की कंडीशन आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। और जब भी फॉल्ट आता है तो यह ऑटोमेटिक स्वतः ही यह क्या कर जाता है? ट्रिप कर जाता है, यानी सर्किट की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो MCB होता है यह फॉल्ट आने पर ऑटोमेटिक सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और यही काम हमारा जो स्विच होता है वह नहीं करता है। स्विच भी हमारे पास हैं, दिखा दें आपको। जो है यह स्विच भी देखिए, यह स्विच है। आपको इस तरह की कुछ स्विच दिखेंगी, यह आपके पास स्विच है। और यहाँ पर कुछ और बहुत सारी स्विचेज हैं, ये कुछ अलग अलग सभी स्विचेज के बारे में हम बताएंगे। स्विच जो काम करता है, स्विच भी सर्किट को क्या करता है? ऑन ऑफ कराने का काम करता है। MCB भी सर्किट को ऑन ऑफ कराने का काम करता है। परंतु अंतर बस इतना होता है कि जब फॉल्ट आएगा तो स्विच आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है, कोई सुरक्षा नहीं देता है सर्किट को। परंतु जो MCB होता है यह फॉल्ट आने पर ऑटोमेटिक सर्किट का क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। इसमें क्या होती है? इसके अंदर रिले कॉइल होती है। उस रिले कॉइल में जब एक निश्चित मान से करंट क्या हो जाए? अधिक हो जाती है, तो रिले कॉइल एनर्जाइज होकर इसके जो मूविंग कॉन्टैक्ट हैं उसको फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से क्या कर देती है? क्लोज करा देती हैं। और उसमें करंट बहती है। फिर ये एक्टिव होकर हमारा क्या करता है? यह हमारी ट्रिप सर्किट जो होती है, ये ट्रिप पॉइंट है, यह क्या होता है? ट्रिप करके हमारे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये कम वोल्टेज की रेटिंग के लिए आता है। अधिक वोल्टेज की रेटिंग के लिए भी हमारे पास सर्किट ब्रेकर होते हैं। जैसे हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर आते हैं, समझ रहे हैं? सामान्यतः 15 kVA तक के लिए हम लोग उसको लगाते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर हैं, हमारे पास ऑयल सर्किट ब्रेकर आते हैं, हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर आते हैं, हमारे पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आते हैं। तो ये अलग अलग सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी होती है। सबके द्वारा हम लोग सर्किट को ट्रिप कराते हैं। सबका अलग अलग जगहों पर क्या होता है? काम होता है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? MCB। दो बात याद रखेंगे, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। समझ रहे हैं? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। अब स्विच, जैसा मैंने बताया, स्विच जो होती है कई प्रकार की होती हैं। स्विच के द्वारा भी हम लोग मैनुअली का मतलब हाथ से, समझ रहे? मैनुअली क्या करते हैं? सर्किट को ऑन ऑफ कराते हैं, सर्किट को जोड़ते और तोड़ने का काम किया जाता है। समांतर स्विच हो या आपके MCB हो, यह हमेशा फेज लाइन में लगाए जाते हैं। किस में लगे होते हैं? फेज लाइन में। न्यूट्रल में इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते। इंजीनियरिंग रूल के
अनुसार जो है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है कि जो भी हमारे स्विचेज होती हैं वह चाहे किसी भी प्रकार की हों, उनको हम हमेशा किस में प्रयोग करते हैं, फेज़ में। तो अब देखो, ये देखो स्विच अगर आप देखेंगे तो इस स्विच में अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने पॉइंट बने हैं, 2 पॉइंट है, 1 और 2। इसमें अगर देखेंगे तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है। तो सामने से देखने पर कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। दोनों इस तरह के आपके सामने से आना पड़े, लेकिन तो पीछे से देखेंगे तो इनके डिज़ाइन में क्या है, अंतर है। इसमें 2 पॉइंट है और इसमें 3 पॉइंट है। तो अंतर क्या है? अंतर मैं आपको बता दूं कि यह जिसमें 2 पॉइंट हैं यह वन वे स्विच होती है, इसका नाम होता है, समझ रहे हो, वन वे स्विच, यानी एक मार्गी स्विच। यानी ये जो परिपथ किसी सर्किट में लगेगी रहेगी तो एक तरफ से ही क्या करेगी, सर्किट को ऑन ऑफ कराएगी, समझ रहे हो। यानी वन वे स्विच का मतलब एक ही तरह से परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करती है, समझ पा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब एक तरह से हमने टीपा, इसको ऑन किया तो सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई, और ऑफ किया तो सर्किट क्या हो गई, ओपन हो गई। बस इतना ही काम होता है। मतलब जब ओपन हो जाएगा तो सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगा। परंतु इसका जो सिस्टम ये होता है कि ये जो 2 वे स्विच होती हैं, इसमें 2 परिपथ को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 बल्ब को आपको जलाना हो, 2 ट्यूबलाइट को जलाना हो, 2 पंखे को चलाना हो, समझ रहे हैं। इस तरह के जब हमें वायरिंग करनी पड़ती है और हम सोच रहे हैं कि एक बार में एक बल्ब जले और दूसरे बार में दूसरा बल्ब जले, तो इस तरह के स्विच का प्रयोग करते हैं और इसका नाम होता है 2 वे स्विच। इसका नाम क्या होता है, 2 वे स्विच। तो ये 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, समझ पा रहे हैं आप। जो है 2 वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। इसी तरह से हमारे इंटरमीडिएट स्विच आती हैं, इंटरमीडिएट स्विच, समझ रहे हैं। इंटरमीडिएट स्विच में 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, 4। अभी यहाँ पर इंटरमीडिएट स्विच हमारे पास नहीं है, उसमें कितने पॉइंट होते हैं, इस तरह के 4 पॉइंट होते हैं। एक होती है रोटरी स्विच। क्या होती है, रोटरी स्विच, जिसको आप क्या करेंगे, घुमाकर उसके अलग अलग पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई उससे दे सकते हैं। तो रोटरी स्विच जो होते हैं आप देखेंगे स्टेबलाइजर में लगे होते हैं, समझ रहे हैं। स्टेबलाइजर में क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट पर हम लोग उसे सप्लाई ले सकते हैं, तो रोटरी स्विच होते हैं, समझ रहे हो। इससे भी हैवी क्वालिटी के स्विच आते हैं, जैसे एयर ब्रेक स्विच होते हैं, समझ रहे हो, ये अधिक वोल्टेज के लिए लगाए जाते हैं। ऑयल स्विच आते हैं, ये अधिक वोल्टेज के लिए लगाते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह के भी स्विचेज होती हैं जो कि हमारे अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। परंतु कम वोल्टेज के लिए जो हम अपने घरों पर यूज़ करते हैं, सामान्यतः वन वे और 2 वे, यह सामान्यतः 5 एम्पियर से 15 एम्पियर में क्या होती है, आपको अवेलेबल होती हैं। ये जो स्विच आपको दिख रही है, ये 5 एम्पियर में मार्केट में आपको क्या मिल जाती हैं। तो अब देखो, जो ये 2 वे स्विच है, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर 2 जगह से सर्किट को क्या करना हो, 2 सर्किट को ऑन ऑफ कराना हो, वहाँ पर 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे सीढ़ी वायरिंग, समझ रहे, सीढ़ी वायरिंग में इन्हीं 2 वे स्विच का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस तरह से जब भी कहीं आपको 2 सर्किट को ऑन ऑफ कराना हो तो वहाँ पर 2 वे स्विच का आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के स्विच भी आप लोग देखे होंगे। ये छोटी स्विच है, यह भी वन वे स्विच है। देखो ये स्विच देखे होंगे कहाँ, चार्जिंग लाइट में लगी होती है, समझ रहे हो। ये छोटी स्विच है, चार्जिंग लाइट में लगी होती है। तो अब देखो, ये देखो एक और हमारे पास एक तरह की स्विच है, इसको देखो, ये अगर इसको टिपेंगे तो ये टबलर स्विच के नाम से जाने जाती हैं। टबलर जो मॉडल स्विचेज आती हैं उस तरह की। अब देखो ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, समझ रहे हो। इस पर देखो बेल का निशान बना हुआ, घंटी का निशान बना हुआ, देख पा रहे हैं आप जो है। तो ये बेल स्विच है, ये बेल स्विच है। देखो इसको ये ऐसे दबाओगे तो फिर अपनी पोजीशन में आ जाएंगी, पुश करोगे तो फिर अपनी पोजीशन में क्या हो जाएगी, ऑन आ जाएगी। यानी जैसे इसको आपने दबाया, ऐसे पुश किया, तो ये कांटेक्ट क्या हो गए, क्लोज हो गए। कांटेक्ट क्या हो गए, इस पर से करंट इस कांटेक्ट पर आ जाएगी। और ये बेल स्विच जो हमारे देखो यहाँ पर, ये देखो बजर है, घंटी आ रहा है इसमें से, इसको सप्लाई मिलती है तो ये क्या होगा, बजेगा, समझ रहे हो। बजर है जो कि आप देखे होंगे कि जब आप घर पर इस तरह की चीज़ें लगाए हैं तो बाहर से आपके गेट के सामने कोई व्यक्ति आता है और बेल स्विच को पुश करता है तो घर में जो एक लगा होता है बजर, ये क्या होता है, आवाज़ देता है और आपको पता लग जाता है कोई बाहर से हमें क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें बेल स्विच की आवश्यकता पड़ती है। ये बेल स्विच का काम जो होता है, जहाँ क्षणिक ऑपरेशन करना हो, कैसा ऑपरेशन करना हो, क्षणिक, पल भर के लिए हमें काम लाना हो। जैसे एक बार इसको आपने दबा दिया, छोड़ दिया, उतने समय में इसके जो भी बेल हैं इसको क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया, और ये ऑपरेट होकर 1-2 सेकंड तक बजी। फिर उसके बाद जो है ये क्या होगी, आपस अपने आप क्या होगी, बंद हो गई। तो बार बार तो इसको बजाना नहीं है,
समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्षणिक ऑपरेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, बेल स्विच का प्रयोग करना है, समझ रहे हो। तो ये बेल स्विच है। इसी तरह की स्विच आती हैं पुश बटन स्विच, समझ रहे हो, जो स्टार्टर मोटर स्टार्टर में लगी होती है। पुश बटन स्विच मोटर स्टार्टर में देखे होंगे आप, जो है एक बार दबाए फिर उंगली हटाए तो पुनः अपनी पोजीशन पर आ जाती है, फिर दबाए तो उसमें दो पुश बटन स्विच लगी होती हैं, एक ग्रीन कलर की होती और दूसरा रेड कलर की। एक ग्रीन कलर की, दूसरा क्या होती है, रेड कलर। तो जो हमारी ग्रीन कलर की होती है वो एनो टाइप की होती है, यानी नॉर्मली ओपन। उसके कांटेक्ट क्या होते हैं, नॉर्मली ओपन होते हैं, और जब उसको पुश करते हैं तो उसके कांटेक्ट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। नॉर्मली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जो एनसी टाइप के, जो रेड कलर का स्विच होता है हमारे स्टार्टर में, वो एनसी टाइप का होता है। उसके कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज होते हैं, और जब हम पुश करते हैं तो उसके कांटेक्ट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत जो भी हमारे घर पर प्रयोग में लाने वाली स्विचेज हैं, प्रयोग में आने वाली स्विचेज हैं, उसके बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। ये बच्चे पीछे बात मत करिए आप लोग, जो है बस आप रिप्लाई, अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही है तो अपना फीडबैक दीजिए, बाकी आपस में बात मत करिए, ठीक है। तो देखो स्विच के बारे में मैंने बताया। स्विच अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे, स्विच जो होता है हमेशा फेज बार में प्रयोग किया जाता है। यह सर्किट को क्लोज और ओपन करने के काम में आता है। एमसीबी भी हमारी एक स्विच की तरह है, परंतु एमसीबी जो होती है यह फॉल्ट आने पर ऑटोमेटिक हमें सुरक्षा देती है, परंतु स्विच हमें कोई सुरक्षा नहीं देती है। ये बस आपको दो ही चीज़ आपको क्या होना चाहिए, इतनी पता होना है स्विच और एमसीबी के बारे में। अब स्विच और एमसीबी अगर आप जान गए तो अब देखो ये हमारे पास सॉकेट है। ये क्या है, सॉकेट। समझ पा रहे हैं आप, जो है सॉरी सॉकेट कह सकते हैं या प्लग, है ना। सॉरी आप सही कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लग है। सॉकेट फिलहाल में हमारे पास नहीं है। सॉकेट क्या होता है, जिसमें इसको हम लोग खोजते हैं, वो हमारा क्या होता है, सॉकेट होता है। यह हमारा क्या है, प्लग है। समझ पा रहे हैं, ये क्या है, प्लग। अभी जो प्लग आपको दिखाई दे रहा है ये 2 पिन का प्लग है, इसमें 2 पिन है। एक हमारे पास और इधर कहीं होगा 3 पिन का। यहाँ पर देखो, ये देखो 3 पिन का हमारा क्या है, प्लग है। इसको टॉप भी बोला जाता है, समझ रहे हो, टॉप। तो यह देखो ऊपर इस पर लिखा भी गया है प्लग टॉप। क्या लिखा गया है, प्लग टॉप, है ना। समांतर दुकान पर आप टॉप कहेंगे या प्लग टॉप कहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के कैटेगरी में हमारे क्या होते हैं, यह आते हैं। अब देखो ये जो हमारे प्लग हैं, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 पॉइंट हैं और इसमें कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। इस 3 पॉइंट वाले प्लग को अगर आप कभी देखे होंगे तो इसमें तीसरा जो पॉइंट होता है, समझ रहे, ये मोटा बनाया जाता है जी सर, बड़ा भी। और ये तीसरा पॉइंट मोटा बनाया जाता है और ये थोड़ा बड़ा भी होता है। इसका नाम होता है, ये तीसरा जो पॉइंट होता है इसका नाम क्या होता है। ये पिन जो होती है किसके लिए होती है, अर्थ के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं, ये पिन किसके लिए होती है, अर्थ के। जब भी इसमें आप वायरिंग करेंगे तो अगर अर्थिंग आपके घर में की गई होगी तो अर्थ वाला वायर इससे क्या करना है, जोड़ना है, और एक पिन पर आपको फेज और दूसरे पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लग होते हैं। ये 3 पिन और 2 पिन में आपको देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग साइज में भी होते हैं। इन्वर्टर में आने वाले प्लग जो होते हैं ये इससे बड़े भी होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको जिसमें लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉकेट। आप देखे होंगे कि मोबाइल का जो चार्जर होता है, जिस चीज़ में प्लग करते हैं, खोजते हैं, उसको क्या करते हैं, सॉकेट कहते हैं। समझ रहे हो, हमारे पास सॉकेट अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो सॉकेट होते हैं, प्लग होते हैं। अब उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँ तो देखिए कुछ आपको यहाँ पर और चीज़ें दिख रही हैं। ये देखो, ये अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के होल्डर हैं। अलग अलग प्रकार के क्या है, होल्डर है। आप देखेंगे तो ये होल्डर जो होते हैं, देखो कुछ इस तरह के होल्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह के होल्डर आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे। इसको एक खोल कर बाहर निकालो तो ये अलग अलग प्रकार के देखो होल्डर हैं। कुछ इस तरह के होल्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन होल्डर का नाम होता है, होल्डर सबसे पहले बात की काम क्या करता है, होल्ड करता है। समझ रहे हो, होल्ड का मतलब थोड़ी देर के लिए आप पकड़ के रखना, इसको होल्ड कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो होल्डर जो होता है यह किसको पकड़ के रखता है, बल्ब जो होता है, बल्ब है या
एलईडी बल्ब है, हमारे किसी भी प्रकार के बल्ब जो होती हैं उसको इसमें क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं। इसको आप सामान्य रूप से क्या होंगे यूज़ करते होंगे अपने घर पर। अब देखो इसमें होल्डर दिखाने का मेरा मकसद बस इतना है कि ये जितने भी प्रकार के होल्डर हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इसका नाम अगर देखोगे तो कुछ होल्डर लटकने वाले होते हैं, सीलिंग से लटका दिया आपने तार लगाकर। पुराने जो आपके भवन होंगे या पुराना कोई आपके इमारत होंगे, जैसे आपके सरकारी कॉलेज में चले जाए चाहे किसी बिल्डिंग में चले जाए, तो उसमें लटकते हुए क्या होंगे ऐसे होल्डर मिलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका नाम होता है, क्या नाम होता है कोई बताएगा? हाँ, बहुत सही आपने बताया। इसका जो नाम होता है, देखो यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके घर पर यूज होती है। अगर आप इंटरव्यू में चले गए कहीं इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यूअर आपसे पूछ लिया भाई इसको दिखा कर कि ये जो देख रहे हो इसका नाम क्या है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको पता नहीं रहेगा। समझ रहे हो? और कभी कभी एग्ज़ाम में भी इसको दिखा देगा, ऐसे फिगर दिखाएगा और पूछेगा कि ये जो होल्डर दिख रहा है ये कौन सा होल्डर है। इसको दिखा देगा और इसको पूछेगा कि इस होल्डर का क्या नाम है। इसको दिखा देगा और इसको पूछेगा कि इस होल्डर का क्या नाम है। समझ पा रहे हैं? तो नाम पता होना चाहिए आपको। काम तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग बल्ब या एलईडी बल्ब लगा देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक भाई ने बताया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंडेड होल्डर। पैंडेड होल्डर वह होते हैं जो लटकने वाले होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिनको हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसके दो पॉइंट हैं, इसके 2 पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं फेज और न्यूट्रल दे के और इसको सीलिंग से क्या कर देते हैं, इसमें से तार निकाल के लटका देते हैं। इसको दीवार में नहीं लगा सकते या बोर्ड पर नहीं लगा सकते, ये इसकी खास बात होती है। समझ रहे हो कि नहीं? पैंडेड होल्डर जो होते हैं इनकी क्या खास बात है कि इसको हम लोग दीवार पर नहीं ऐसे लगा सकते, इसको कहीं ये जो हमारा जो स्विच बोर्ड आते हैं इस पर भी हम लोग नहीं फिट कर सकते, इसको लटका कर ही हम लोग क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो पैंडेड होल्डर अलग अलग प्रकार के मार्केट में बने होते हैं। समझ रहे हैं? देखो जैसे आप पैंडेड होल्डर पहचानेंगे कैसे, इधर पीछे का सेक्शन देखकर आप पहचान सकते हैं। देखो इसका पीछे का सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर है ना, और चौरस, ये किसी चीज़ पर जाकर समतल चीज़ पर फिट हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखोगे आप जो है तो इसका पीछे वाला किसी समतल चीज़ पर जाकर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। लेकिन तो ये पीछे वाला किसी समतल चीज़ पर जाकर फिट हो जाएगा नहीं, इसको टाइट करने के लिए कोई नट बोल्ट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती। तो इसी प्रकार का हमारा देखो ये है, उसी कैटेगरी का उसका भाई है ना, दोनों एक ही वैरायटी के हैं। ये अलग है और ये क्या है, अलग है। इसको भी लटकाने वाला ही हम बनाते हैं। समझ, इसको भी कहीं दीवार पर या किसी स्विच बोर्ड पर हम लोग माउंट नहीं कर सकते। इसमें का और कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो इन दोनों के डिजाइन में अलग है, इसका कैप देखोगे थोड़ा अलग है और इसका कैप क्या है, अलग है। देखो इसमें देखो 3 सामने से लगभग लग रहा है कि पिन दिया है, लेकिन पिन 2 ही है और यहाँ पर भी 2 ही। तो डिजाइन में थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। डिजाइन में क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, परंतु देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा होल्डर है। समझ पा रहे हैं? कौन सा होल्डर है, पैंडेड होल्डर। बहुत सारे पैंडेड होल्डर देखो ये हमारे पास जितने सामने इधर के पड़े हुए हैं ये सभी के सभी हमारे क्या है, पैंडेड होल्डर है। देखो ये सभी के सभी हमारे क्या है, पैंडेड होल्डर है। अगर एक मिनट, ये देखो ये भी उसी का भाई है। देखो ये दोनों सफ़ेद है, वाइट कलर के हैं, लेकिन तो इसमें भी पीछे से कोई स्क्रू या नट बोल्ट से इसको कसने की व्यवस्था नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सब एक ही बिरादरी के हैं सब जो है, बस इनका चेहरा और कलर क्या है, अलग अलग है, बाकी नाम सबका एक ही है। तो ये हमारे पास पैंडेड होल्डर, आप समझ गए पैंडेड होल्डर क्या होता है, काम क्या होता है। जहाँ हमें लटका कर कोई बल्ब लगाना हो तो कौन सा लगाओगे, पैंडेड होल्डर का हम लोग प्रयोग करते, इसको नहीं लटका कर लगाओगे। समझ रहे हो? अब देखो दूसरे टाइप का हमारे पास जो होल्डर होता है, ये देखो ये, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, बैटन होल्डर। बहुत सही, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ये जो होल्डर आपको दिख रहा है क्या है, बैटन होल्डर। बैटन होल्डर का प्रयोग हम लोग 90 डिग्री पर करते हैं। जैसे आपको इसको हमको स्विच बोर्ड पर लगाना है, मान को चलो कि इस पर ऐसे फिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे स्विच बोर्ड आपकी दीवार पर लग जाएगी और ऐसे ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। दीवार पर भी आप इसको लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? दीवार पर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या, कौन सा होल्डर आपने बताया,
बैटन, इसके पहले वाला पेंडेंट होल्डर था, यह बैटन होल्डर है। 90 डिग्री पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, समझ गए आप जो है। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट होल्डर जो आता है वह देखो यह है एंगल होल्डर। ये देखो इसको जब भी हम लोग फिट करेंगे तो हमें जो रोशनी मिलेगी जो बल्ब हमारा कुछ एंगल पर होगा, समझ रहे हो कि नहीं, कुछ कोण पर होगा, इसलिए हम लोग इसको एंगल होल्डर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल होल्डर। तो बैटन होल्डर, पेंडेंट होल्डर, एंगल होल्डर, समझ गए। ये भी अलग अलग थोड़ा डिजाइन में अलग अलग हो सकते हैं। अगर एंगल होल्डर है तो अलग डिजाइन में हो सकता है, लेकिन तो एंगल होल्डर में कुछ एंगल पर ही आपको बल्ब लटका हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपने होल्डर देख लिया अलग अलग प्रकार के। अब देखो मैं तुमको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। सर्किट में प्रयोग होने वाली सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़, आप ऐसी चीज़ देखे होंगे, आप जो है कहाँ प्रयोग होता है? पंखा में, मोटर में, है ना। मैंने सबसे बड़ी बात की ये इसका नाम होता है कैपेसिटर। इसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र, इंग्लिश में कैपेसिटर। बात समझ रहे हो? कैपेसिटर, सबसे पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको इसके बारे में दे दूं, है ना। ये जो कैपेसिटर होता है, देखो सर्किट के 3 एलिमेंट होते हैं। सर्किट के 3 एलिमेंट, मैंने कोई भी सर्किट बनी होती है तो उसमें मुख्य रूप से जो एलिमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं, मुख्य रूप से जो तत्व लगे होते हैं, उसमें 3 एलिमेंट की बात कही जाती है। एक हमारा रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस भी हमारे पास है। देखो कुछ इस तरह के रजिस्टेंस, है ना, इसको रजिस्टर या रजिस्टेंस बोला जाता है। पीछे आप लोग भाई बात मत करिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, समझ रहे हैं, बिना डिस्टर्ब किए हुए आप बाहर जा सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बात मत करिए, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बाहर जा सकता है। तो ये हमारा क्या है? रजिस्टेंस है ना। अब देखो रजिस्टेंस भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ होती है, समझ लो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट होता है सर्किट का। रजिस्टेंस का काम जो होता है, सर्किट में करंट जो बहती है उसके करंट के बहने में व्यवधान पैदा करना, रुकावट पैदा करना, ये रजिस्टेंस का गुण होता है। रजिस्टेंस जितना अधिक बहेगा, रजिस्टेंस जितना अधिक रहता है, रजिस्टेंस का मान जितना अधिक रहेगा, उससे पास होने वाली करंट क्या होगी? उतना कम होती है। उससे पास होने वाली क्या होती है? करंट उतना कम होती है। और रजिस्टेंस और करंट में जो संबंध होता है वह क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है ना। यानी अगर रजिस्टेंस अधिक होगा तो करंट क्या होगी? कम होगी, और करंट अगर कम है तो रजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। तो ये जो रजिस्टेंस की इकाई जो यूनिट होती है वो किस में हम लोग इसको मेजर करते हैं? ओम। 2 ओम का रजिस्टेंस, 5 ओम का रजिस्टेंस, 10 ओम का रजिस्टेंस, 20 ओम का, 50 ओम का, यस 1000 ओम का। 1000 ओम को हम लोग क्या कहेंगे? 1 किलो ओम कहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 10 किलो ओम, 50 किलो ओम या मेगा ओम, है ना। तो इस तरह से हमारे अलग अलग वैल्यू के रजिस्टेंस आते हैं। जहाँ जैसे ज़रूरत होती है वैसा हम लोग क्या करते हैं? रजिस्टेंस को प्रयोग में लाते हैं। दूसरा हमारा ज़रूरी जो कंपोनेंट होता है सर्किट का, जिसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर या इंडक्टेंस कहते हैं, समझ रहे हो। तो इंडक्टेंस होता क्या है? सबसे पहली बात कि एक देखोगे आप जो है, तो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, इसमें वाइंडिंग की गई है। आप देखे होंगे कि कोई पंखा है उसमें वाइंडिंग की गई होगी, मोटर है उसमें वाइंडिंग की गई होगी। तो जहाँ वाइंडिंग की जाती है, जहाँ क्या की जाती है? वाइंडिंग। और वाइंडिंग का मतलब ये है कि जहाँ कॉइल की जाती है, कॉइल, समझ रहे हो कि नहीं, जहाँ तार को लपेट कर क्या करते हैं हम लोग? वाइंडिंग करते हैं। तो उस वाइंडिंग में इंडक्टेंस का गुण आ जाता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। उस वाइंडिंग को हम लोग इंडक्टर या इंडक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टर जो होता है, सबसे पहली बात कि इंडक्टर जो होता है वह एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है इंडक्टर। और इंडक्टर आप समझ रहे हैं क्या होता है? जो भी कॉइल, जो भी वाइंडिंग वाली चीज़ होती है उसमें इंडक्टेंस का गुण होता है, उसको इंडक्टर कहा जाता है, समझ रहे हो। उसको क्या कहा जाता है? इंडक्टर। यानी जो आपके पंखे की वाइंडिंग है इसमें इंडक्टेंस का गुण है। मोटर की वाइंडिंग है उसमें किसका गुण है? इंडक्टेंस का। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसमें किसका गुण है? इंडक्टेंस का। तो ये जो इंडक्टेंस होता है या इंडक्टर होता है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों क्या होते हैं?
एनर्जी स्टोर करने वाले एलिमेंट होते हैं। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वह 1/2 Li² से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, जहाँ L जो होता है इंडक्टेंस की वैल्यू को शो करता है और I जो होता है इसमें बहने वाली करंट की वैल्यू को बताता है। समानतः इंडक्टर जो होता है या इंडक्टेंस जो होता है इसकी यूनिट जो होती है वह क्या होती है? हेनरी होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट आपको मैंने बताया ओम होती है, वहीं पर हमारे इंडक्टर की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। समांतर जो छोटे इंडक्टर होते हैं उनकी वैल्यू मिली हेनरी में दी जाती है, माइक्रो हेनरी में दी जाती है, या हेनरी, फिर आपके किलो हेनरी, मेगा हेनरी, ऐसी इसकी वैल्यू को क्या बताया जाता है। अब नेक्स्ट जो सर्किट एलिमेंट आपका क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है ये भी एक सर्किट में एनर्जी स्टोर करने वाला एलिमेंट होता है, समझ रहे हो। इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वह कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 1/2 CV², जहाँ C जो होता है वह कैपेसिटेंस की वैल्यू को बताता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बताता है, और V जो होता है इसको वोल्टेज से हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। तो ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर देखो, इंडक्टर की वजह से हमारा सर्किट का पावर फैक्टर कम होता है। चूँकि बहुत ज़्यादा मैं विस्तृत में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बताता हूँ मैं। जो है इंडक्टर की वजह से सर्किट का पावर फैक्टर कम होता है, और उसी पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं सर्किट में, समझ रहे हो। मोटर लगाया गया, कॉइल की गई, ट्रांसफार्मर लगाया गया उसमें, तो उसकी वजह से पावर फैक्टर कम होता है, और पावर फैक्टर के सुधार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर का। तो ये बात हो गई इंडक्टर और कैपेसिटर की। अब जो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट अगर आपको मैं बताऊं तो ये देखिए, ये हमारे पास कुछ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, नाम इसका आप सभी लोग जानते होंगे, इसका नाम होता है टेस्टर, है ना। नाम क्या है? टेस्टर। टेस्टर का मतलब टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं। कौन से काम में आता है? टेस्टिंग करने के लिए। इसके द्वारा हम लोग ये पता कर पाते हैं कि आपकी जो भी वोल्टेज है, समझ रहे हो, यानी आपकी सप्लाई जो वोल्टेज है वह अभी उपस्थित है कि नहीं है। ये टेस्टर की बात आप करेंगे तो इस टेस्टर में देखो एक बल्ब लगा होता है जो कि जलता है, उस बल्ब का नाम होता है, ये कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो टेस्टर में बल्ब यहाँ पर जो ग्लो करता है वो उस बल्ब का नाम क्या होता है? पता है आपको? जो है इसमें नियॉन बल्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा बल्ब लगा होता है? नियॉन बल्ब, समझ रहे हो। तो इसमें नियॉन बल्ब का प्रयोग किया जाता है, और कोई भी बल्ब होता है जो कि हमको रोशनी देता है, प्रकाश देता है या जलता है, तो उसको जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। क्या चाहिए? फेज और न्यूट्रल। तो जब इसको आप सप्लाई से लगाते हैं तो ये फेज, आपको फेज इधर से जो है, फेज जो है आपको बल्ब को मिलेगा, और आपके शरीर के माध्यम से न्यूट्रल जो है उस बल्ब को मिलता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो फेज और न्यूट्रल इस बल्ब को मिलता है, और ये बल्ब क्या होता है? जलता है। कोई भी चीज़ जलती है, जैसे किसी भी प्रकार का आपका लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, एलईडी हो, सेफल हो, हैलोजन लैंप हो, मरकरी लैंप हो, सोडियम लैंप हो, किसी भी प्रकार की लाइट हो जो प्रकाश देती हो, उसको जलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और जो चीज़ चलती है, जैसे सिंगल फेज में आपका फराटा फैन हो गया, मोटर हो गया, समझ रहे हो, या कोई भी चीज़, उसको फेज और न्यूट्रल चाहिए, दोनों चाहिए होता है। तीसरी चीज़ की जो हमारे पास सॉकेट होता है जिसमें हम लोग मोबाइल का चार्जर प्लग करते हैं, उसको भी फेज और न्यूट्रल चाहिए होता है, समझ रहे हो। और स्विच को हमेशा क्या चाहिए? फेज चाहिए होता है। तो ये हमारे पास टेस्टर होता है, इसका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए पता करते हैं कि लाइन आ रही है नहीं आ रही है, समझ रहे हो। तो ये टेस्टर होता है, इसका यूज़ आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे, देखो एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर था, मोटर। ये देखो, ये मोटर है। ये क्या है? छोटे छोटे आपको प्रैक्टिकल के लिए मैंने मंगा कर रखा कि ये मोटर है। और इस मोटर जो होते हैं, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट बने हुए हैं, और ये डीसी मोटर होते हैं। कैसे मोटर है? डीसी मोटर। डीसी सप्लाई से आपके पास छोटी कोई बैटरी है, तो बैटरी को यहाँ पर प्लस और माइनस के द्वारा इसको कनेक्शन दे देंगे, तो ये मोटर क्या होने लगेगा? चलने लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? जो है ये बच्चों के सिलेबस में भी है, जो इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, उनके सिलेबस में डीसी मोटर दिया गया है, समझ। ये छोटा है, बड़ा भी हो सकता है, परंतु मोटर तो मोटर है। मोटर के समांतर 2 भाग होते हैं, एक उसका घूमने वाला भाग होता है और उसका एक स्थिर भाग होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो डीसी मोटर में जो भाग घूमता है, ये इसका घूम रहा है कि नहीं भाग, तो जो भाग घूमता है उसको आर्मेचर कहते हैं। डीसी मोटर में जो भाग घूमता है उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। और एसी मोटर में जो भाग घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
रोटर कहते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये अंतर होता है डीसी मोटर और एसी मोटर में। डीसी मोटर में जो भाग घूमता है उसको आर्मेचर कहते हैं, और एसी मोटर में जो भाग घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। तो डीसी मोटर में जो भाग स्थिर है, जो भाग क्या है? स्थिर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेटर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटर। और एसी मोटर में जो भाग स्थिर होता है उसको भी क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। समझ रहे हो? तो स्थिर भाग तो सेम ही रहता है, परंतु जो भाग घूमता है उसका नाम चेंज हो जाता है। डीसी मोटर में आर्मेचर कहा जाता है, और एसी मोटर में इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। बाकी ये अलग टॉपिक है, इसको पढ़ाना और इसको फिर से और डिस्क्राइब करना, समझ रहे हो? डीसी मोटर और एसी मोटर बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। तो ये बस डीसी मोटर जो होती हैं वो डीसी सप्लाई से चलती हैं, और एसी मोटर को चलने के लिए एसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो बस आपको इतना अंतर पता होना चाहिए, डीसी मोटर को डीसी सप्लाई चाहिए और एसी मोटर को एसी सप्लाई चाहिए। ये डीसी सप्लाई आप जो है किसी भी बैटरी से, किसी भी प्रकार के सेल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको वर्क देगा, आप काम में इसको ले सकते हैं। सामान्यतः देखे होंगे कि जो हलवाई होते हैं, समझ रहे हो, उनके भट्ठी के पास एक पंखा चलता हुआ आपको नज़र आता है, क्योंकि लाइट हर समय नहीं रहती है, समझ रहे हो कि नहीं? और भट्ठी को उनको हीट करना है, गर्म करना है, कोयले को जलाना है, उसमें हवा फेंकना है, तो बैटरी की सुविधा अपना बना कर रखते हैं। बैटरी चार्ज रहती है, वो बैटरी से एक मोटर चला देते हैं जो आपको हवा फेंकता है, और वो क्या होता है? डीसी मोटर होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो डीसी मोटर जो होते हैं वो छोटे, बड़े और उससे बड़े भी हो सकते हैं। डीसी मोटर का एप्लीकेशन बहुत अधिक होता है, समझ रहे हो? डीसी मोटर ये देखने में आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन तो इसका एप्लीकेशन क्या है? बहुत अधिक है। एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है, समझ रहे हो, वह क्या होता है? बहुत अधिक होता है। स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? बहुत अधिक होता है। स्टार्टिंग टार्क, टार्क मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। ऐसा बल जो उसके शाफ्ट को, समझ रहे हो कि नहीं, या उसके रोटर को उसके अक्ष के पर तक घुमाने का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं या टार्क कहते हैं। तो डीसी मोटर का स्टार्टिंग जो टार्क होता है वह एसी मोटर से क्या होता है? बहुत अधिक होता है। यानी जो डीसी मोटर होती हैं वह लोड पर स्टार्ट हो सकती हैं। लोड पर क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगी। लोड जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर पर जो मोटर लगी होती है 3 फेज़ का, वह इंडक्शन मोटर होती हैं और एसी मोटर होती हैं। अगर उस मोटर पर अगर कोई लोड लगाए, माने आटा चक्की आप लगाए हैं, समझ रहे हो कि नहीं, और उसको लोड पर पूरा, माने जो आटा चक्की का जो धुर्रा होता है जहाँ पर गेहूं की पिसाई होती है उसमें पूरा जाम है, और फिर उस पर चलाएंगे तो मोटर उसको नहीं घुमा पाएगा, फ्री होना चाहिए। फिर बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो जो एसी मोटर होते हैं वो लोड पर नहीं चला। जैसे आप देखें गन्ना पेरने वाली मशीन जो होती है, अगर पहले गन्ना 4 लगा दो जो है मशीन में, फिर मोटर को चलाओगे तो मोटर नहीं खींच पाता है। पहले मोटर स्टार्ट हो जाए, आपकी गन्ना पेरने वाली मशीन घूम जाए, फिर उसमें आप एक एक गन्ना लगाओगे तो आराम से उसको क्या कर देगी? उसकी पेराई कर देगी। तो उसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है, परंतु देखो वो लोड पर नहीं घूम पा रही है। लेकिन तो डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है। ये लोड पर क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। जैसे क्रेन देखे होंगे, क्रेन देखे हैं कि नहीं आप लोग? जो है कोई चीज़ उठाने का काम करती है, और क्रेन का जब उसमें क्या होता है? बेसिकली मोटर लगी होती है, बेल्ट पर मोटर लगी होती हैं। मोटर जब घूमेंगी तो उसके हुक से बेल्ट पर हम लोग कोई चीज़ फंसा देंगे, और उस हैवी लोड को क्या करती हैं? वह उठाकर दूसरी जगह डंप कर देती हैं, दूसरी जगह क्या कर देती हैं? रख देती हैं। तो अब मोटर जब उसके हुक को लगाए और जब मोटर घूमेगी तो उतना लोड जो भी भाई बहुत अधिक टन की क्या आती है? हमारी क्रेनें आती हैं, उसकी क्षमता के अनुसार उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? लोड दे सकते हैं। तो क्रेन में और आप जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, जो रेलवे में मोटर को प्रिफ़र किया जाता है वह डीसी मोटर को ही क्या किया जाता है? प्रिफ़र किया जाता है, क्योंकि उसका भी रेलवे का एक तो खुद लोड है, उस पर से भाई पैसेंजर उसमें जो है सामान है, तो उनको लेकर गाड़ी जब खड़ी हुई है और उसको लेकर चलना, तो उसके मोटर में क्या होना चाहिए? उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो उसको मोटर को मतलब घूम नहीं पाएगा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, समझ रहे हो? तो जो हमारे डीसी मोटर होती हैं उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है, परंतु जो हमारी एसी मोटर होती हैं ये भी बहुत पॉपुलर मोटर होती हैं। इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर प्रेफर की जाने वाली मोटर हमारी एसी ही मोटरें होती हैं। समझ पा रहे हैं आप? जो है यह जो है देखो, यह हमारा मल्टीमीटर, और एक हमारे पास और यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं। यह एक सोल्डर है, आयरन सोल्डर जिसको हम लोग कहते हैं, समझ पा रहे हैं? देखो इलेक्ट्रीशियन का, जो भी मिस्त्री भाई होते हैं, उनका ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होता है, समझ रहे हो? ये जो आपको
मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है, समझ पा रहे हैं। और ये क्या है, हमारा एक सोल्डरिंग आयरन है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहेगा तो कोई मिस्त्री आपका कोई भी काम नहीं कर पाता है, समझ रहे हो। ये सोल्डरिंग आयरन, देखो सोल्डरिंग आयरन से हमें किसी चीज़ को सोल्डर करने की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर मिस्त्री के पास समानता ये एक ही पड़ा रहता है उसे जो काम करता है, अगर ये क्या हो जाए, एक मान लीजिए ख़राब हो गया, इसमें भी क्या होते हैं, अंदर एलिमेंट होते हैं, उसके एलिमेंट में यहाँ से फेज और न्यूट्रल की सप्लाई जाती है ना, और एलिमेंट हीट होकर इसका जो है ये सामने वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये हीट होता है और इससे हम लोग जो भी हमारे पास सोल्डर करने वाला मटेरियल होता है, कहाँ गया, जिसको आप लोग जो है रांगा बोलते हैं, ये देखो ये रांगा, समझ रहे हो। इसको बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, पिघला लेते हैं। यह सोल्डरिंग मटेरियल है, इसका नाम होता है, यह बना होता है किसका, लेड और टीन का। किसका बना होता है, लेड और टीन का बना होता है। और इसमें कुछ मटेरियल मिक्सर कर सकते हैं, परंतु लेड और टीन दोनों क्या होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। थोड़ा सा हीट पाकर ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और ये किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये आपको जो है समानतः यूज में आप देखे होंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो ये हमने बताया आपको जो है सोल्डरिंग आयरन, ये हमारे पास जो है सोल्डरिंग आयरन है, ये सोल्डर करने के लिए हमारे पास जो है ये चीज़ें। और ये मल्टीमीटर, ये क्या है हमारे पास, मल्टीमीटर, समझ रहे हो। मल्टीमीटर देखो एक ऐसा मीटर होता है जिसके द्वारा बहुत सारा काम हम लोग कर लेते हैं। एसी वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को, एसी करंट को, डीसी करंट को, रजिस्टेंस की कितनी भी वैल्यू हो उसको बड़ी आसानी से हम इससे डायोड को चेक कर सकते हैं, है ना, इंडक्टर की चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, बहुत सारे इसे काम कर, कंटिन्यूटी की जांच हम लोग कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारे मल्टीमीटर होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है। इसके द्वारा फॉल्ट को हम लोग बड़ी आसानी से पता कर पाते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज आ रही है, कितना करंट आ रही है, कितना आना चाहिए, अधिक आ रही है, कम आ रही है, समझ रहे हो। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है देखो, यह हमारे पास जो आपको दिख रहा है इसका नाम होता है, समझ रहे हो, है ना। इसका नाम क्या है, कटर, वायर कटर। वायर कटर नहीं, इसको वायर स्ट्रिपर बोला जाता है, समझ रहे हो। इसको क्या किया जाता है, वायर स्ट्रिपर बोला जाता है। वायर को स्ट्रिप करने के लिए, वायर को छीलने के लिए बड़ी आसानी से इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की वायर को इसकी थिकनेस के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, छील सकते हैं, समझ रहे हो। इसको क्या कर सकते हैं, इसका ये जो बीच वाला नॉब होता है इसको सेट किया जाता है। यहाँ से ये नट बोल्ट खोलकर इसको हम लोग इसको कम या ज़्यादा खोल सकते हैं ताकि ये बीच वाला जो कॉपर का वायर है यह न कटे, बाकी इंसुलेशन उसका जो ऊपर वाला जो ये इंसुलेशन लगाया गया है ये क्या हो जाए, कट जाए। तो अगर मान लो कि पूरा इसको सेट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पूरे को काट देगा। देखो बीच वाला वायर आपका क्या होगा, बच गया, क्योंकि इसमें इतना क्या है, होल है, वो बीच वाला नहीं काटेगा, बाकी अगल बगल का क्या कर देगा, काट देगा। तो जैसे वायर को हमको काटना छीलना हो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। बाकी यह हमारे पास देखिए सेट में क्या है, प्लायर है ना, जिसको आप प्लायर कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। ये जो आपको इस तरह का प्लायर दिख रहा है इसको कॉम्बिनेशनल प्लायर कहते हैं, इसका नाम होता है कॉम्बिनेशनल प्लायर, समझ रहे हो। एक हमारे पास नोज प्लायर होते हैं, लॉन्ग नोज है ना, या फ्लैट नोज, अलग अलग प्रकार के हमारे क्या है, प्लायर है। तो ये हमारे जो प्लायर होते हैं ये कॉम्बिनेशनल प्लायर होते हैं। इसके द्वारा काम क्या किया जाता है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशनल प्लायर का प्रयोग करते हैं। अब एक कॉम्बिनेशनल प्लायर का आप यूज जानते होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, स्क्रू ड्राइवर आप जो कहते हैं, सामान्य रूप से आप इसको पेचकस भी कहते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब किसी चीज़ को ड्राइव करना, और किसको ड्राइव करता है, स्क्रू। स्क्रू को क्या करता है, ड्राइव करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये mm में आते हैं। इसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये क्या है, mm में मापी जाती है। 150 mm 200 mm के हमारे क्या होते हैं, स्क्रू ड्राइवर मार्केट में उपस्थित होते हैं, अवेलेबल होते हैं।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यह बल्ब, यहाँ पर देखिए कुछ बल्ब आप देखे होंगे कि बल्ब हमारे पास दिखा दें आपको, जो है बल्ब जो होते हैं आप तो देखे ही होंगे कि बल्ब क्या होते हैं, परंतु आपके प्रैक्टिकल के लिए जितने भी सामान मंगाए गए हैं वह आपके प्रैक्टिकल को करवाने के लिए मंगाई गई है। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें मतलब आप कहेंगे कि ये बल्ब कौन से काम की चीज़ है ना, इससे बहुत सारे ज़रूरी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। यह जो देखिए एक बड़ा बल्ब और एक क्या है, छोटा बल्ब है। बड़ा जो बल्ब है यह 100 वाट का है, सॉरी ये 200 वाट का है। ये कितने वाट का है? 200 वाट का है। और छोटा बल्ब कितने वाट का है? 100 वाट का है। समझ रहे हैं? ये 100 वाट का है। तो 100 वाट और 200 वाट क्या है? सबसे पहली बात तो यही, 100 वाट और 200 वाट क्या है? आप में से कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताइए। कोई नहीं। ये इसकी वाट जो होती है ये क्या है? पावर की इकाई होती है। वाट क्या है? पावर की जो इकाई होती है वह किस में मेजर करते हैं? वाट में। जो पावर यानी जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या होती है? वाट होती है। तो ये जो हमारे 200 वाट के बल्ब आप देखे होंगे कि जब एलईडी खरीदते हैं तो आप 5 वाट के खरीदते हैं, 3 वाट के खरीदते हैं, 9 वाट के खरीदते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो 5 वाट पर पूरा प्रकाशित होगा। 5 वाट पावर को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। 5 वाट की पावर को कंज्यूम करेगा, सप्लाई से लेगा और पूरा क्या होगा? ग्लो करेगा। लेकिन तो इसका पूरा ग्लो करने के लिए 200 वाट चाहिए। क्या चाहिए? 200। तो बताइए एक 5 वाट की जो बल्ब है एक कमरे में जितना उजाला दे देगा ये 200 वाट का बल्ब जो होगा उतना उजाला नहीं देगा। इसलिए एलईडी को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये अब जो है मार्केट में इसका प्रयोग क्या हो गया है? कम हो गया है। इसकी लाइफ कम है। इसमें जो इसका फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। समझ रहे हो कि नहीं? और इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 3350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ रहे हो? तो इतने टेम्परेचर तक यह हीट होता है। फिर इसके बाद क्या होती है? इससे जो लाइट होती है और प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देती है। और ये लाइट हमें क्या करते हैं? हीट भी पैदा करती है। समझ, ये 200 वाट का बल्ब अगर गर्मी के दिनों में आप लगा देंगे और जला देंगे तो आप उस कमरे में बैठ नहीं पाएंगे। तो ये हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, हीट बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन क्या है? ज़्यादा है, 200 वाट। तो जो जितना पावर की चीज़ें आती हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं वो उतना क्या होती हैं? सप्लाई से पावर लेती हैं। अब वो पावर किसी भी रूप में यूज हो सकती है, चाहे वह हीट के रूप में यूज हो जाए, चाहे वह किसी मैकेनिकल लोड के रूप में यूज हो जाए। जैसे आप देखे होंगे कि इस्त्री प्रेस जो होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, वह 750 वाट से लेके 1200 वाट 1000 वाट तक आते हैं। 500 वाट 750 वाट 1000 1200 वाट के आते हैं। अब वो आपके 700 वाट 1000 वाट के हैं तो उतना हीट होते हैं, उतनी क्या होते हैं? हीट होते हैं। तो उस हीट से आप क्या कर सकते हैं? कपड़े को प्रेस आसानी से कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? परंतु वही 1000 अगर आप देखेंगे कि आपके फ्रिज जो है, फ्रिज भी लगभग इतने ही वाट के आते हैं, 1000 वाट 1500 वाट की। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसमें भी पावर उतना चाहिए, लेकिन तो उसकी पावर दूसरे काम में यूज हो रही है। समझ रहे हो? उसमें कंप्रेसर मोटर लगाया गया है उसको चलाने के लिए। तो जहाँ भी मोटर लगा होता है वो अधिक पावर खींचती है। तो पावर का यूज हम लोग अलग अलग रूपों में करते हैं। तो ये जो बल्ब है इसका प्रयोग आप लोग को कराएंगे, सिखाएंगे। बल्ब को सीरीज़ में हम लोग लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, तो देखेंगे कि सीरीज़ में क्या प्रभाव पड़ रहा है, पैरेलल में क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसमें कम करंट आ रहा है, किसमें ज़्यादा करंट। इसका फुल्ली प्रैक्टिकल आप लोगों को कराकर दिखाएंगे। चूँकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी में हम आप लोगों को और चीज़ें बता देते हैं। हाँ चलिए ठीक है, गिरेगा नहीं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक रजिस्टेंस ये भी आपको दिख रहा है जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। समझ रहे हो? इसको क्या करते हैं? रियोस्टेट। ये भी एक रजिस्टेंस की ही कैटेगरी है। इसके द्वारा रजिस्टेंस के मान में हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो स्लाइड वायर है इसके द्वारा जो हम लोग इसकी पोजीशन को चेंज करके रजिस्टेंस के मान को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये देखो अलग अलग रूपों, अलग अलग साइज़ के, ये छोटे बड़े और यह बड़े में आते हैं। इनकी रेटिंग जो होती है वह समानता वाट में दी जाती है। समझ रहे हो? इतने वाट के हमारे ये जो वाट में आते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जो है ये किस में आते हैं? रियोस्टेट जो होते हैं ये हैवी लोड में लगाए जाते हैं और इनको हम लोग किस में मेजर करते हैं? वाट में। अगर आगे देखोगे तो आगे हमारे पास कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास मेगा ओम मीटर है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये करंट को मेजर कर सकता है। यह मेगा ओम मीटर जो होता है ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है। वहीं पर हमारे पास और मीटर जो आपको देखेंगे, इधर जो गैल्वेनोमीटर है ये मिली एम्पियर मीटर है, जो मिली एम्पियर में क्या करेगा?
करंट को मेजर करेगा। इसलिए मीटर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, एसी मीटर, डीसी मीटर, समझ रहे हो। एसी मीटर जो होते हैं एसी करंट को या एसी वोल्टेज को मेजर करने के प्रयोग में लाए जाते हैं। वहीं पर डीसी मीटर डीसी वोल्टेज और डीसी करंट को मेजर करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये देखो हमारे पास एक और मीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह पावर को मापने के लिए मीटर है ना, पावर को मापने के लिए मीटर है। ये आपको मीटर है। वहीं पर अभी अलमारी में एक और मीटर हमारे पास है, एनर्जी मीटर, उसको यहाँ पर नहीं लाया। एनर्जी मीटर आप देखे होंगे कि जो घर के बाहर आपने कितना बिजली कंज्यूम किया उसकी पता हम लोग कैसे करते हैं, एनर्जी मीटर से। तो एनर्जी मीटर आता है, वो आपके पावर कंज्यूमशन की दर को बताता है, आपने कितना पावर कंज्यूम किया, और दर मतलब समय, यानी समय के साथ आपने कितना पावर कंज्यूम किया, वो हमारा कौन बताता है, एनर्जी मीटर बताता है। तो एनर्जी मीटर चूँकि आप देखे होंगे। फिर इसके बाद और कोई ज़रूरी चीज़ इसमें रह गया जो मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, ये देखो, ये मैंने आपको नहीं बताया, नहीं दिखाया। ये हमारा माइक्रोटेक कंपनी का 24 वोल्ट क्या है, कन्वर्टर है। 24 वोल्ट क्या है, कन्वर्टर है। अब ये जो काम करता है 24 वोल्ट कन्वर्टर का मतलब ये है, 24 वोल्ट हाँ 24 वोल्ट का मतलब बैटरी करंट रहेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। इसके आउटपुट पर हम लोग डीसी सप्लाई लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एसी भी ले सकते हैं और डीसी भी ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो यह एसी को डीसी में बदलने वाला क्या है, कन्वर्टर। देखो इसमें यहाँ पर दो प्रोब आपको दिखाई दे रहे हैं, डीसी 5.2 वोल्ट और 5.2 वोल्ट का एडाप्टर हम लोग इससे लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी ले सकते हैं। और इसके आउटपुट पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी ले सकते हैं। ये अलग अलग शेप में होते हैं। जैसे इधर आप देखेंगे तो इधर देखो जो है, यह भी हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है। इसके द्वारा हम लोग अलग अलग रेंज की आउटपुट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 0 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आउटपुट डीसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये आप लोगों के लिए बड़ी ही बेहतरीन चीज़ मंगाया गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैंड जो चूँकि ख़राब हो गया था हम लोगों का, तो ये स्टैंड आपको 3 पीस में यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये भी मंगाया गया क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। और ये सबसे एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं जो है कि ये हमारे पास क्या है, वायर। चूँकि वायर का छोटा ही छोटा टुकड़ा हमने लिया है, ये वायर है, ठीक है। वायर का काम आप लोग जानते हैं कि इसको कंडक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंडक्टर। आपको कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वायर शब्द आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर वैसे पदार्थ के बने होते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो कंडक्टर में ये जो आपको ये जो इंसुलेशन है, ये जो ऊपर लगाया गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन। तो ये जो इंसुलेशन होता है, इस कंडक्टर में जब करंट बहती है तो इसको हम टच करेंगे तो इस इंसुलेशन की वजह से ही हमें क्या होती है, करंट नहीं लगती है। अब जो इंसुलेशन कितना मोटा लगाना है, इसका भी टाइप होता है, समझ रहे हो कि नहीं। और जो इंसुलेशन जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है। समझ पा रहे हैं आप, जो है इंसुलेशन का जो टाइप होता है वो किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर। आप देखे होंगे कि वोल्टेज जितना अधिक होता है, ये इंसुलेशन उतना अधिक लगाना पड़ता है। अगर मोटी केबल है तो उस पर अधिक मोटा इंसुलेशन लगाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इंसुलेशन का जो टाइप होता है वो हमारा वोल्टेज पर निर्भर करता है। और जो ये वायर है, वायर में जो करंट बहती है, वो जो करंट बहती है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस का मान किस पर निर्भर करता है, करंट पर। यानी रेजिस्टेंस अधिक है तो करंट कम बहेगी, और रेजिस्टेंस कम है तो उस वायर में क्या होगी, करंट अधिक बहेगी। समानतः वायर जो होते हैं कापर के या एल्युमिनियम के बने होते हैं। कापर की कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से क्या होती है, अधिक होती है। कापर महंगे होते हैं, समझ रहे हो। कापर क्या होते हैं, महंगे होते हैं। परंतु जब भी हम अपने घर की वायरिंग कराते हैं, मोटर की वायरिंग कराते हैं, तो हम कापर के तार से ही करवाते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, अच्छी होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, एल्युमिनियम का तार 2 बार ऐसे तोड़ देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन तो कापर का है तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है।
फिर भी हम लोग एल्युमिनियम को प्रेफर करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता होता है और एल्युमिनियम बहुत अधिक मात्रा में भारत में अवेलेबल भी है। इसलिए जो भी हमारे देखे होंगे कि आपके गली के बाहर या आपके घर के बाहर जो लाइन गई होती है, ओवरहेड लाइन जिसको कहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, पुल या खंभे के माध्यम से या टावर के माध्यम से, है ना, स्टील टावर होंगे, जो बड़े बड़े टावर होते हैं उसके जो तार बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के ही बनाए जाते हैं। कॉपर में भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन तो एल्युमिनियम को प्रेफर करते हैं, वो सस्ता पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं, वो क्या करता है, सस्ता। और उस तार का, उस वायर का नाम भी होता है, उसको ACSR कंडक्टर कहते हैं, ACSR यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। उसमें स्टील का एक तार पड़ा होता है, समझ रहे हो कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेनफोर्स कर देते हैं, उसको प्रबलित कर देते हैं। तो ये कुछ थोड़ी जानकारी आपको मेरी तरफ से थी, जो भी आपके घर में लगने वाले डिवाइसेज होती हैं, समझ रहे हो, अप्लायंस होते हैं, एसेसरीज होती हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, फिर उसको मंगाकर आप लोगों को उसके बारे में बता देंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।